हेलो गाइस, हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट और आज हम इसके अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू मेंबर। जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता था तो उसमें अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते थे वो हमने सीखा। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिफरेंस भी किया कि भैया दो चीजें होती हैं, एक होती है पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट के तौर पर पार्टनर्स के बीच में होती है जिसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, पार्टनरशिप का बिजनेस यानी कि पार्टनरशिप फर्म। दोनों अलग हैं। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता था तो बिजनेस तो कंटिन्यू चलता ही रहता था। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद करके चालू कर रहे हैं, नहीं, बिजनेस चलता रहता था, बट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करके, ट्रीटमेंट करके हम उस बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल को इंट्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है, और एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते थे, लेकिन बिजनेस चलता था, सेल परचेज पूरा बिजनेस का ऑपरेशन कंटिन्यू चलता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती थी। बट जो पार्टनरशिप डीड है, जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, तो पुराने पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट टूट जाता था और उसकी जगह नया एग्रीमेंट बनता था नए पार्टनर के आने के बाद का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेम टू सेम अप्लाई होगा इस केस में भी। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो फिर क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर हैं उनके बीच में एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। बट जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होता है। हाँ, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको फर्म से हम उसका हिसाब किताब करके उसको देंगे। अगर डेथ हो गई है तो उसके जो भी उत्तराधिकारी है, जो उसके एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको देंगे, और अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको खुद को देंगे। तो यहां पर ये चलता है। लेकिन जैसे हम न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर एडजस्टमेंट करते थे, हमें जो भी ओल्ड पार्टनर हमारा रिटायर होगा या उसकी डेथ हो जाए तो उसके लिए भी हमें कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने होंगे, वो करेंगे। और इसके अलावा पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, न्यू बनेगी, ये ध्यान रखना। ओके, अब यहां देखिए भैया, थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाता हूं, फिर आप समझना और हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या हमें ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट करने होते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां कि सबसे पहले चलो एडजस्टमेंट्स कौन कौन से हैं वो बता देता हूं। एडजस्टमेंट्स ऑन डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रिटायर होगा तब उसको खुद को ही पैसे दे देंगे, उसका खुद से सेटलमेंट होगा। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो फिर उस केस के अंदर उसके जो भी परिवार वाले होंगे, है ना, जिनके नाम वो सब कर गया है, उसको देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भाई एक पार्टनर थे 3, ए बी, ये अच्छा पॉइंट है, मुझे याद आया है, एग्जामिनर इस तरीके से पॉइंट पूछ सकता है, ये सी, ठीक है, 3 पार्टनर थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, बी जो है, हाँ, उसकी डेथ हो गई। ओके, तो अब क्या बी की जगह उसका बेटा छोटा बी ले सकता है? ठीक है, छोटा बी, क्या ये उसकी जगह ले सकता है? वो ए और सी को बोल सकता है कि भैया देखो मेरे पिताजी तो गुजर गए, अब मैं ही उनका जो है उत्तराधिकारी हूं, तो ऐसा करो उनकी जगह मैं ले लेता हूं, अपन तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती पार्टनरशिप के अंदर। बी जो है वो, ये जो बी है इसका बेटा अपने पापा की जगह नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता। बी जाएगा, इसका पूरा हिसाब होगा, और अगर इसकी डेथ हो गई है तो बी को जितने भी फर्म को पैसे देने हैं वो सारे के सारे उसके बेटे को या जो भी उसके घर वाले उनको दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर वो एज ए न्यू पार्टनर एडमिट होना चाहे और ए और सी उस बात से सहमत हो तो एज ए न्यू पार्टनर एडमिट होगा, जिसमें गुडविल कैपिटल लानी पड़ेगी, वो एक सेपरेट हो गया मामला। तो ओनरशिप ट्रांसफरेबल नहीं होती है पार्टनरशिप के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जब भी कोई पार्टनर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो उस केस के अंदर हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने होंगे और उस पार्टनर का सेटलमेंट करना होगा, जो उसको अमाउंट हमें देना है, हमें मतलब फर्म को देना है। ना तो डेथ के केस में कोई उसका बेटा या उसका परिवार वाला वो ऑनरशिप ले सकता है, मतलब उसकी जगह पार्टनर बन सकता है, ना ही कोई रिटायर हो जाए तो वो ये नहीं बोल सकता भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूं, मेरे इसको रख दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को आना है तो एज अ न्यू पार्टनर आना पड़ेगा।
पुराने पार्टनर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ओके ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सो एडजस्टमेंट क्या करने होते हैं, वही एडजस्टमेंट होते हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर मैंने बताए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट हमको करना होगा कैलकुलेशन ऑफ NPSR यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड नंबर हमको करना होगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। हाँ, वहाँ सेक्रीफाइस रेशियो होता था, यहाँ गेनिंग रेशियो होता है। कैसे होता है आज के लेक्चर के अंदर ही मैं आपको समझा दूंगा कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। और थर्ड नंबर है आपका वही रीवैल्यूएशन ऑफ, या रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बोलो, क्योंकि जब भी पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, न्यू पार्टनर आता है, तो फिर रीवैल्यूएशन सारी एसेट और लायबिलिटी का करना पड़ता है। फोर्थ नंबर जो है फिर है वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हो सकता है आपको गुडविल कैलकुलेट करके दी हो, वैल्यूएशन उसका करके दिया हुआ हो, नहीं करके दिया हुआ है, तो वो सेम मेथड यूज आएंगे जो न्यू पार्टनर के केसेस में आते थे, नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, और उन्हीं मेथड के बेसिस पर हम जो है गुडविल कैलकुलेट करेंगे नई वाली। और अगर गुडविल कैलकुलेट करके दी हुई है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, जनरल एंट्री कर देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी कि उसका कैलकुलेशन एंड जनरल एंट्री। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स, या बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर का है लेकिन उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो इकट्ठा होता गया। अब जब भी कोई नया पार्टनर आता है या रिटायरमेंट होता है तो उस केस में वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर पे। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, बाकी तो सब लगभग हम पहले ही समझ चुके हैं, उसके जैसा ही है, कुछ नयापन नहीं आएगा ज्यादा, थोड़ा बहुत बस परिवर्तन होगा, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बस। 6 नंबर है सेटलमेंट ऑफ, यस सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिजीज्ड, जिस पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर भाई जो पार्टनर रिटायर हो गया या जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका सेटलमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में से इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एंड फिर 9 नंबर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो ये सारे एडजस्टमेंट हमें करने होते हैं। 2 एडजस्टमेंट आज ही मैं करा देता हूं आपको, कैलकुलेशन ऑफ NPSR और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो NPSR कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके कुछ तरीके 1-2 हैं, बहुत सिंपल है। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, और गेनिंग रेशियो का क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझो हमारे पास 3 पार्टनर है, A, B और C, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं इनको प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपीज का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इक्वली बांट लेते हैं उसको, भाई 20,000 इसको मिलते हैं, 1:1 कर लेता हूं मैं, देखो रुको, 1:1 तो कितने कितने मिलेंगे, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 20,000। 1:1 इसलिए किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहे। आप बोलो तो मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो भाई चेंज ही कर देते हैं, हम कर देते हैं 3:1, ये रेशियो है इनका। और इस हिसाब से इसको A को मिलेंगे 30,000, B को मिलेंगे 20,000 रुपीज का प्रॉफिट, और C को मिलेगा 10,000 रुपीज का। यस, अब क्या हुआ यहां पर, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा B जो है वो रिटायर हो गया, B क्या हो गया, रिटायर हो गया। ओके ठीक है, अब B रिटायर हो गया तो ये तो होगी पुरानी फर्म, अब न्यू एग्रीमेंट बनेगा तो अब उसमें 2 पार्टनर बच गए, A और C। अब उनका प्रॉफिट जो है वो कितना है, मान लेते हैं कि इस साल भी प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपीज का। तो अब A और C के बीच में अगर प्रॉफिट बांटना है 60,000 रुपीज को, तो इन दोनों के बीच में बटेगा, B को तो ऐसा मिलेगा नहीं। तो अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इसको मिल गए 40,000 रुपए और इसको मिल गए 20,000 रुपए। ठीक है, हमने इस तरीके से इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना दिया। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि B के जाने की वजह से A और C को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। जैसे ही यहां पर B गया तो अब इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब 2 में ही होगा।
अच्छा भाई, तो इसका मतलब अगर कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है तो नए पार्टनर को गेन होता है, फायदा होता है, इसलिए मैंने बोला यहाँ गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। अब कितना गेन हो रहा है आइए देखिए। पहले जो है हमारे प्यारे ए को कितने मिलते थे, पहले ए को मिलते थे 30,000, अब बी के जाने के बाद में ए को कितने मिलेंगे 40,000, तो कितना गेन हो गया 10,000 का। यहाँ सी को देखो, सी को पहले कितने मिलते थे 10,000 रुपीज, और बी के जाने के बाद में इसको कितने मिल रहे हैं 20,000 रुपीज, तो इसको कितना गेन हो रहा है 10,000। तो ये इस एग्जाम्पल का मकसद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करें वो नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पर इतना सा मतलब है कि भैया जब भी कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो वो फर्म से चला जाता है, फिर फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो बचे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक पार्टनर के जाने की वजह से जो बचे हुए पार्टनर है उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, यानी कि उनको गेन होता है, उनको फायदा होता है। तो इसीलिए यहां पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ओके जी, आइए अब समझते हैं यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लेते हैं ये पार्टनर है ए, बी और सी, 3:1 ये इनका ओल्ड रेशियो है, और क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, आपको कुछ भी नहीं बोला हुआ है, सिर्फ इतना बोला हुआ है कि बी फर्म से डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, जो भी मानो बी गया। तो अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, केवल इतना ही लिखा हुआ है कि जो ओल्ड रेशियो है वो 3:1 है और बी रिटायर हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिख रहा, क्या गेनिंग क्या नहीं, कुछ नहीं। तो इस केस में बेटा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो एनपीएसआर हो जाएगा ए और सी के बीच में 3:1, बस बी का 2 हटा दो, तो ये बहुत ज्यादा इजी हो गया। लेकिन कई बार क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ भी होता है, वो क्या है वो मैं बताता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टनर है ए, बी, सी, ए और बी, सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। अब बोला हुआ भाई बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, हाँ, बी के रिटायर होने के बाद में जो बी का हिस्सा है वो किसको मिलेगा, ए को और सी को, यानी कि बी के रिटायर होने के बाद में जो बी को बेनिफिट हम देते थे वो अब किसको मिलेगा, ए और सी को। तो वो जो बेनिफिट ए और सी को मिलेगा, जो ए और सी को गेन होगा उसका रेशियो दे दिया, यानी कि कहने का मतलब बी का हिस्सा देखो कितना है कि 2/6 है, उसमें से ए और बी को मिलेगा 1:1 में, यानी कि ए और बी गेन कैसे करेंगे 1:1, बी जो भी हिस्सा छोड़ के जाएगा क्योंकि फ्यूचर में तो उसको मिलेगा नहीं, वो दोनों ए और सी बराबर बांट लेंगे। बी अपना हिस्सा जो भी छोड़ के जाएगा मतलब अब उसको फ्यूचर में तो मिलेगा नहीं, तो उस जो बी को मिलता था अब किसको मिलेगा, वो ए और सी को, लेकिन किस रेशियो में 1:1। तो इस केस में क्या होगा, फिर यहां पर हमको निकालना पड़ेगा ए गेनिंग रेशियो, या ए कितना गेन कर रहा है, एज गेन, ए को कितना फायदा होगा बी के जाने के बाद। तो भैया बी का कितना रेशियो था 2/6, उसमें से ए को कितना मिलेगा 1:1, तो ए को कितना मिलेगा 2/12। ऐसे कैसे बीज गेन, बी को कितना गेन होगा भैया, बी तो गया सी को, सॉरी बी तो गया, सी को कितना गेन होगा, सी को गेन होगा भैया बी छोड़ के जा रहा है 2/6, उसमें सी को भी कितना मिलेगा 1/2, तो ये कितना हो गया 2/12। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, देखो एनपीएसआर कैसे आएगा, बहुत सिंपल हो गया ये, एज एनपीएसआर, ए का पहले कितना था 3/6, लेकिन बी के जाने की वजह से इसको कितना मिल रहा है 2/12, तो प्लस होगा, यहां प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। जब हम एडमिशन के टाइम करते थे तब माइनस होता था क्योंकि तब सेक्रीफाइस करते थे, अभी तो मिल रहा है तो प्लस होगा। तो यहां एलसीएम लोगे तो आ गया 12, 6 की टेबल में 12 कितनी बार 2 बार, 12 की टेबल में 1 टाइम, तो ये हो गया 6 + 2 8/12। फिर आ जाएगा बी तो गया सीज न्यू रेशियो, बी तो गया रिटायर हो गया, सीज एनपीएसआर। अब देखो सी को पहले कितना मिलता था 1/6, और बी के जाने की वजह से इसको कितना फायदा होगा 2/12, तो 12, और यहां पर एलसीएम लेंगे तो 12, 6 की टेबल में 12 2 टाइम, 12 की टेबल में 12 1 टाइम, तो 2 + 2 ये हो गया 4/12।
तो यहां पर एनपीएसआर, दो पार्टनर ही बच गए ए और सी, और उनके बीच में आ गया 8 और 4, इसको काटेंगे तो ये आ गया आपका 1 और 2, तो 2:1 हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कोई बोले सर गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो है 1:1। कैसे पता चला, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कई बार जैसे सेक्रीफाइस रेशियो क्वेश्चन में दे रखा होता था, उसी तरीके से गेनिंग रेशियो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, बस आपको पहचानना होता है क्वेश्चन को पढ़ करके। अगर किसी क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो नहीं दे रखा है और न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखे हैं, तो आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। गेनिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला मैं रटाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा। तो गेन किस किस को होगा, जो ओल्ड पार्टनर है, जो बच गए रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी को। अब ए को और सी को कितना गेन होगा, तो वो यहां से पता कर सकते हो आप। भाई यहां पर देखो ए को कितना गेन हुआ था, 10,000। कैसे निकाला, ये कौन सा रेशियो है, न्यू, ये कौन सा है, ओल्ड। हमने क्या किया, 40 में से 30 लेस किए, तब 10,000। भाई अभी 40,000 मिल रहे हैं, पहले 30,000 मिलते थे, तो फायदा कितना हो गया, 10,000 का। तो क्या फॉर्मूला हुआ, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू होता था, है ना, यहां न्यू माइनस ओल्ड होगा, क्योंकि नया जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा और ओल्ड जो था वो कम था। तो न्यू में से ओल्ड लेस करेंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल हो गया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो भी पार्टनर है उसका न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे तो आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा समझा कि इसके क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होने वाले हैं और इसका मतलब क्या होता है। और इसके अलावा हमने ये दो चीज़ें सीखी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर और कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा बता दूंगा, वैसे सेम ही होता है, और हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पर अभी क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन कर लेना, आपको जो मैंने यहाँ पर करवाया है सब उसका पीडीएफ मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।